नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस पर बात करने का, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाएं सीपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन या पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में संसद ने दिल्ली सेवा विधेयक को पारित किया है। संसद ने दिल्ली सेवा विधेयक को पारित किया है, तो उसी के संदर्भ में दिल्ली की संसदीय क्षेत्र में कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा आता है। अलग अलग स्टेट्स की आपसे जो है लोकसभा की या राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं कि कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, या सबसे ज़्यादा क्रम कैसा है जो लोकसभा की सीटों का, राज्यसभा की सीटों का। तो उसी से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, और राज्यसभा की यदि हम बात करते हैं तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। अब बात ये होती है कि दिल्ली सेवा विधेयक है क्या और ये क्यों पारित किया गया। क्योंकि दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना जी, और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो जो दिल्ली के बहुत सारी ऐसी प्रशासनिक शक्तियां जो हैं वो किसके पास हैं, वो राज्यपाल उपराज्यपाल के पास निहित होती हैं, और मुख्यमंत्री के पास जो है इतनी पावर नहीं है जो उपराज्यपाल को वहां पर दी गई है। तो इसी संदर्भ में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियों में कटौती करने के लिए क्या है, अगर देखा जाए तो ये विधेयक लाया गया है। अगर इस विधेयक के बारे में बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारी से पूछताछ और निलंबन जो है वो अब केंद्र के नियंत्रण में होगा। अभी तक ये जो था वो राज्य के अधीन था, यानी कि मुख्यमंत्री के अधीन था, लेकिन अब जो निलंबन होगा वो कौन कर सकेगा, उपराज्यपाल कर सकेंगे। उपराज्यपाल को विभिन्न मसलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिशें और दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान, आह्वान और विघटन शामिल होगा। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं इस बिल के बारे में। तो इस बिल के फेवर की यदि हम बात करते हैं तो इसके पक्ष में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट पड़े। यानी कि संसद में जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि बीजेपी के द्वारा ये बिल लाया गया था, और बीजेपी के फेवर में कुल कितने वोट पड़े हैं, 131। विपक्ष का जो कहते हैं जो गुट है या विपक्ष का जो दल है उसकी ओर से 102 वोट भी हो पाए, और ये जो है आपके 29 वोटों के जो है एक बड़े अंतर से ये जो है पारित हो गया। स्वचालित वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ये जो वोटिंग हुई थी वो पर्चियों के माध्यम से की गई, और पर्चियों में 131 वोट जो है इसके फेवर में और 102 वोट जो है वो इसके विपक्ष में पड़े हैं। तो ये कहाँ पर लागू हुआ है, दिल्ली सेवा बिल जो कहाँ पर लाया गया, केंद्र में लाया गया और संसद में लाया गया बेसिकली। और संसद की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं वो 7 और राज्यसभा सीटें हैं वो 3। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जॉर्ज गिनखोर्न के इस्तीफे के बाद टेस्ला के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टेस्ला क्या है, टेस्ला एक वाहन निर्माता कंपनी है। यदि आप को जानकारी हो तो स्पेस एक्स जो कि कहता है कि एक बड़ी संस्था है उसी से जुड़ी हुई है, और एलन मस्क की ये कंपनी है टेस्ला, जो कि कैसी है, ड्राइवरलेस कारों पर काम कर रही है, यानी कि ड्राइवरलेस कारों को बना रही है। ये कैसे होंगे, फुली ऑटोमेटिक कारें होंगी जिन पर भविष्य में आपको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसी कारों को बनाने वाली कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला ने अपने नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो टेस्ला ने अपने नए सीएफओ के रूप में वैभव तनेजा को नियुक्त किया है। किसको, वैभव तनेजा को नियुक्त किया है। अब जरा वैभव तनेजा के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी ऑटोमोबाइल प्रमुख टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। वर्तमान में वो मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में वह सीएफओ के पद को संभालेंगे। वह जॉर्ज गिनखोर्न का स्थान लेंगे जो टेस्ला के साथ अपने 13 साल का कार्यकाल को पूरा करेंगे। श्री तनेजा ने मार्च 2019 से टेस्ला की सीएओ और मई 2018 से
कॉरपोरेट नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। अगर एलन मस्क की बात करते हैं तो वर्तमान में स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी के प्रमुख हैं। वह एक्स यानी कि पहले जो ट्विटर के नाम से जाना जाता था के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। टेस्ला के बारे में बात करते हैं, स्थापित हुई 1 जुलाई 2003 को। सीईओ कौन है इसके? एलन मस्क हैं। इसके अलावा अध्यक्ष कौन है? रॉबिन डेनहोम इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय क्या है? ऑस्टिन टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सहायक कंपनियां हैं टेस्ला एनर्जी और टेस्ला ऑटोमेशन। तो टेस्ला के नए सीएफओ यानी कि जो है आपके जो नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं? वैभव तनेजा जी नियुक्त किए गए हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जापानी मोबाइल मनोरंजन कंपनी मिक्सी। पूछा जाता है मिक्सी किस देश की कंपनी है? मिक्सी जापान की एक कंपनी है जो कि एक मोबाइल मनोरंजन कंपनी है। भारत में लॉन्च किए गए $50 मिलियन कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल यानी सीवीसी फंड का नाम क्या रखा गया है? यानी कि जापान की एक कंपनी है मिक्सी, उसने इंडिया में $50 मिलियन का एक कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल फंड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इंडिया फर्स्ट। ठीक है, अब इन्होंने दिया क्यों है जरा इसके बारे में बात करते हैं। उनका जो लक्ष्य है, मिक्सी कंपनी है उसका जो लक्ष्य है वो शुरुआती चरण के मनोरंजन स्टार्टअप को सशक्त बनाना है। यानी कि स्टार्टअप क्षेत्र में नई नई तकनीकों को सशक्त बनाने के लिए जो है इस कहते हैं कि कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल फंड को जो है इशू किया गया है। अगर उनके फंड से जो है नव लॉन्च सीबीसी देश में उभरते स्टार्टअप की पहचान करने और उसकी मदद करने के लिए मिक्सी के लिए एक निवेश माध्यम के रूप में भी कार्य करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2022 तक कंपनी ने कुल मिलाकर लगभग 70 बिलियन येन का निवेश किया है या करेगी। मिक्सी इंक जो है इसकी स्थापना 3 जून 1999 को की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान की राजधानी भी है। संस्थापक कौन है? केंजी कासाहारा और बत्रा एटो। अध्यक्ष कौन है? केंजी कासाहारा। सहायक कंपनियों के लिए हम मिक्सी की बात करते हैं तो स्मार्ट हेल्थ इंक, लव ग्राफिंग और चारिलोटो कंपनी लिमिटेड आदि जो है वो इसकी सहायक कंपनियों में से एक है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सनराइजर्स हैदराबाद में मुख्य कोच के रूप में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की जगह किसने ली है? यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद जो कि एक आईपीएल की टीम है उसके जो भूतपूर्व कोच थे वो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा थे। अब उनको हटाकर वहां पर एक नए कोच को लाया गया है। तो वो नए कोच कौन है? वो नए कोच है डेनियल विटोरी। कौन है? डेनियल विटोरी। डेनियल विटोरी के बारे में बात करते हैं तो वो न्यूजीलैंड के सर्वकालिक महान ऑलराउंडरों में और तेज गेंदबाजों में शामिल किए जाते हैं। तो डेनियल विटोरी जो हैं वो अब सनराइजर्स हैदराबाद के नए मुख्य कोच होंगे। अगर हम विटोरी की बात करते हैं तो पहले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच थे और ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम के सहायक कोच भी वो रह चुके हैं। लारा ने पिछले साल मुख्य कोच का पद संभालने से पहले हैदराबाद के बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया था। उनके नेतृत्व में 2016 की चैंपियन टीम ने 14 मैचों में 4 जीत के बाद 10 टीम लीग में अंतिम स्थान पर रहे। ये वर्तमान आईपीएल की बात हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की हम बात करते हैं तो कप्तान कौन है? एडन मार्कराम है। उपनाम क्या है? एसआरएच ऑरेंज आर्मी ईगल्स। लीग इंडियन प्रीमियर लीग है और मालिक कौन है? कलानिधि मारन। और सन टीवी जो नेटवर्क है वो सनराइजर्स हैदराबाद की कौन है? जो है उसके मालिक हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पीडब्ल्यूसी इंडिया। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी कि पीडब्ल्यूसी इंडिया में इस्तीफा देने के बाद पेटीएम का नया ऑडिटर कौन बन गया है? अभी हम पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम क्या है? पेटीएम एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है और इसके जो ऑडिटर थे तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स थे। अब इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया या इन्होंने कहा कि जो कंपनी है उसके ऑडिट करने से मना कर दिया। तो एक नई कंपनी को वहां पर लगाया गया है और उसका नाम है एसआर बटली बॉय एंड एसोसिएट्स। एसआर बटली बॉय एंड एसोसिएट्स अब जो है पेटीएम का नया ऑडिटर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो पेटीएम ने जो आपके एसआर बटली बॉय एंड एसोसिएट्स हैं उनको
अपना ऑडिटर नियुक्त किया है। यह इस्तीफा भारत में एकमात्र सूचीबद्ध भुगतान फिनटेक पेटीएम द्वारा अपने पहले तिमाही के नतीजों में घोषणा के कुछ दिनों के बाद आया है कि परिचालन से उसका राजस्व साल दर साल 39% बढ़कर 2,342 करोड़ रुपए हो गया है। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक ऐसा व्यक्ति या फर्म होती है जो जिसे किसी कंपनी द्वारा ऑडिट निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और या उसके पास कुछ निर्दिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए। आमतौर पर कंपनी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के पास नियामक प्राधिकरण से अभ्यास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पेटीएम की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना अगस्त 2010 में की गई। मूल संगठन कौन सा है? 197 कम्युनिकेशन है। संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। सहायक कंपनी क्या है? पेटीएम एंड पेमेंट्स बैंक जो है उसकी सहायक कंपनी है। तो शुरुआत कर तो पेटीएम की नई जो ऑडिटर कंपनी है वो कौन है? एसआर भट्टी बॉय एंड एसोसिएट्स। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस राज्य ने सब अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? अगर हम बात करते हैं सब अंगदान की तो व्यक्ति के मरने के पश्चात उसके जो अंग हैं उनको दान करके बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो इस क्रम में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये जो 2023 का डाटा है उस 2023 में सब अंगदान के मामले में तमिलनाडु राज्य सबसे आगे रहा है। तो तमिलनाडु के लिए जो है 13वें भारतीय समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया ने जो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय सुब्रमण्यम को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष 2023 में भारतीय अंगदान दिवस का संकल्प अंगदान करें जीवन बचाएं है। तमिलनाडु अंगदान के मामले में सभी भारतीय राज्यों में सबसे आगे है जहां 1,705 लोगों ने अपने अंगदान किए और 6,247 मानव जीवन जी बचाए हैं। अब भारतीय अंगदान दिवस के इतिहास के बारे में यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय अंग दिवस 27 नवंबर 2022 तक मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2010 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो के द्वारा की गई थी। 3 अगस्त 1994 को भारत ने पहले मृत हृदय प्रत्यारोपण की सफलता की स्मृति में 2023 में इस दिन को 3 अगस्त में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि ये जो 27 नवंबर का दिवस था भारतीय अंगदान दिवस, अब ये आने वाले समय में कब मनाया जाएगा? 3 अगस्त को मनाया जाएगा। और 3 अगस्त को क्या हुआ था? पहली बार किसी मृत व्यक्ति के अंदर जो है हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, मृत हृदय का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया था। अगली स्लाइड लिखा हुआ है नाइजर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नाइजर एक देश है जिसके नए प्रधानमंत्री अली मोहम्मद जो है वो अब नाइजर के नए प्रधानमंत्री होंगे। अगर हम बात करते हैं नाइजर के बारे में तो नाइजर की जुंटा जो नाइजर की संसद इसको जुंटा नाम दिया जाता है जो खुद को देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद कहती है ने अर्थशास्त्री अली मोहम्मद लेमिन जीन को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह डिक्री सरकार के 100 घोषित प्रमुख जनरल अब्दुल रहमान त्यानी के द्वारा बनाई गई थी। 58 वर्षीय जीन ने ममादो तनांजा के तहत वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया जिन्होंने नागरिक शासन में वापसी के बाद 1999 से 2010 तक देश का नेतृत्व किया। जीन वर्तमान में चौड़ के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के देश प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। अगर हम बात करते हैं सैन्य नेताओं द्वारा सत्ता छोड़ने के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करने के बाद नाइजर में राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट नाइजीरिया में एक और आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। नाइजर की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी है नियामी, आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, प्रमुख है अब्दुल रहमान तियानी। ठीक है, तो नाइजर के जो नए प्रधान अली महामाने लेमिन जी। अगले स्लाइड केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और
सीबीआईसी से नियुक्त किया गया है। तो सीबीआईसी के जो नए अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगर हम संजय कुमार अग्रवाल के बारे में बात करते हैं तो 31 मई को वो सीबीआईसी प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले विवेक जौहरी का स्थान लेंगे। अग्रवाल जो कि 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस अधिकारी हैं, ने पहले सीबीआईसी सदस्य अनुपालन प्रबंधन का प्रभार संभाला था। सीबीआईसी की यदि बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष करों, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में नीति निर्धारण से संबंधित है का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं। बोर्ड को प्रधान, मुख्य आयुक्तों और प्रधान महानिदेशकों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगली स्लाइड जो है वो रूस के चंद्रयान से संबंधित है। रसिया आगामी वर्षों में या कहें कि इसी साल 11 अगस्त 2023 को अपना नया चंद्रयान मिशन यानी कि लूना 25 की जो है वो लॉन्चिंग करने वाला है। तो क्वेश्चन यही है कि लूनर लैंडर का नाम क्या है जिससे रूस 11 अगस्त 2023 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो लूनर जो